आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लीन एरिया। अ क्लीन एरिया या फिर बोल सकते हैं अ क्लीन एनवायरनमेंट डिजाइन टू रिड्यूस द कंटामिनेशन ऑफ प्रोसेस एंड मटेरियल। दिस इज accomplished by reducing and removing contamination sources। तो क्लीन एनवायरनमेंट हम डिज़ाइन करते हैं किसके लिए, मकसद क्या रहता है उसका, कंटामिनेशन किसी भी तरीके से उससे फ्री होना, ठीक है। या फिर आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग इन प्रोसेस, ठीक है, उसमें कुछ भी अगर कंटामिनेशन हो वहाँ से फ्री होना, ठीक है। दिस इज accomplished बाय रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग कंटामिनेशन सोर्सेज। और ये कैसे अचीव होगा, आप रिड्यूस करेंगे क्या, अपना कंटामिनेशन के सोर्सेज को। The clean or buffer room is the secondary engineering control. It houses the primary engineering control, which consists of LAFH, PSC, LFH basically are laminar air flow hoods, ठीक है, या फिर biosafety cabinets, where the aseptic compounding is actually performed। तो इसमें रहता क्या है आपका बेसिकली क्लीन एरिया में, इसमें क्या है, क्लीन और बफर रूम इज सेकेंडरी इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो एक बेसिकली एक तरीके का एक इंजीनियरिंग कंट्रोल मॉनिटर्ड एरिया आ गया, ठीक है। इन हाउस द प्राइमरी इंजीनियरिंग कंट्रोल, और इसमें प्राइमरी इंजीनियरिंग कंट्रोल कौन कौन सी चीज़ें होती है, आपका लैमिनार एयर फ्लो हुड्स हो गए, बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, ठीक है। क्योंकि यही ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनके अंदर आप काम करेंगे और अगर इनकी अच्छे से सफाई हो तो आपको कंटामिनेशन भी नहीं फेस करना होगा, ठीक है। वेयर द एसेप्टिक कंपाउंडिंग इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, और जितने भी आपके एसेप्टिक परफॉर्मेंसेज है यहाँ पे करी जाती है इन एरियाज में, ठीक है, विद हेल्प ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अ क्लीन जूम A clean room in is a specially constructed enclosed area which contain one or more clean zones where concentration of airborne particle is controlled using HEPA filters, continuous air circulation and physical barrier to non-filtered air। तो रहता क्या है आपका क्लीन रूम में स्पेसिफिकली एक अनक्लोज्ड एरिया में कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। और उसमें जो आपका एयर पार्टिकल्स होते हैं स्पेशली, ठीक है, हम यहाँ पे फोकस एयर पार्टिकल को ही करेंगे, ठीक है, क्लीन रूम्स में। तो उनको कैसे दूर कर सकते हैं आप, या तो आप हैपा यूज़ करिए, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ एयर पे उस पर ध्यान दे सकते हैं, या फिर फिजिकल बैरियर्स खासकर एयर के लिए, ठीक है, उनको लगाकर आप कंटामिनेशन फ्री जोन बना सकते हैं, ठीक है। अब क्लीन रूम की जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई। फॉर एग्जांपल फेडरल जो आपका फेडरल है स्टैंडर्ड 209E, ठीक है, जो अमेरिका का है फेडरल स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से क्लीन रूम की डेफिनेशन क्या है, इट डिफाइंस अ क्लीन रूम एज ए रूम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल इज कंट्रोल्ड टू स्पेसिफाइड यूनिट। ओके, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल है उनको कंट्रोल्ड किया जाता है विद इन अ स्पेसिफाइड लिमिट। एक लिमिट बताई गई है कि इस एरिया में इतने ही पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, ओके। और ब्रिटिश स्टैंडर्ड है वो क्या बताता है डेफिनेशन एक क्लीन रूम की, with control of particulate contamination constructed and used in such a way to minimize introduction, generation and retention of particle in the room in which temperature, humidity, air flow pattern, air motion and pressures are controlled। तो अकॉर्डिंग टू क्या है ब्रिटिश स्टैंडर्ड ये डेफिनेशन है, ऑल्दो दोनों डेफिनेशन रिजेंबल करती है, ठीक है। जिसमें क्या है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फ्लो पैटर्न, प्रेशर और ये सारे जो अदर फैक्टर्स हैं इन पे भी एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद बात करते हैं क्लीन रूम की कैटेगराइजेशन किस तरीके से करी गई है। क्लीन रूम्स आर कैटेगराइज्ड बाय देयर कांस्टेंट एयर क्वालिटी और क्लासेस। तो एयर क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, कि उस एयर में कितने पार्टिकल्स हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करी गई है, जो कि रिकॉग्नाइज करे गए हैं तीन मेन एरिया पर। पहला है ब्लैक एरिया, दूसरा है ग्रे एरिया और तीसरा है वाइट एरिया। ब्लैक एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे माइक्रोबियल कंट्रोल इम्पॉसिबल है, जहाँ आप चाहकर भी माइक्रोबियल कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक जनरल कॉरिडोर हो गया किसी के लिए, जनरल पाथ कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, उसकी एंट्रेंस है, तो जनरल कॉरिडोर पे आप क्या है माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सारे ही आएंगे जाएंगे, चाहे वो किसी भी जोन का एरिया होगा वो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद रहते हैं ग्रे एरिया।
रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन इज पॉसिबल। तो ग्रे एरिया में पॉसिबल होता है क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जो पर्सन्स हैं वो चलेंगे, ठीक है। उसके बाद होगा वाइट एरिया, फुल एनवायरमेंट कंट्रोल कैन बी मेंटेन। तो इस एरिया में क्या है, एयर मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड बंदे होंगे, ठीक है, और स्पेसिफाइड काम होगा, इसलिए एयर रेगुलेशन यहाँ पे वाइट एरिया में अच्छे तरीके से होती है। और आप एक जो कंट्रोल्ड एरिया है, कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशन बना सकते हैं। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन लैमिनार एयर फ्लो यूनिट्स इंस्टॉल्ड एट टर्मिनल ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद आप जो यूनिट्स हैं, ठीक है, लैमिनार यूनिट्स हैं, अगर आप वो लगा रहे हैं किसी एरियाज में, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी क्लासीफाई किया गया क्लास 1 एरिया एंड क्लास 2 एरिया। क्लास 1 एरिया कौन से हुए स्पेसिफिकली, एसेप्टिक रूम्स, ठीक है, बिल्कुल स्ट्राइल रूम्स बोलते हैं क्लास 1 एरिया। और क्लास 2 एरिया जो सिंपल जनरल क्लीन रूम होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, जो जनरल क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से की गई क्लीन एरिया की। क्लीन एरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स, 1000 पार्टिकल, 10,000 या 1 लाख पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद बताया गया कि उनका पार्टिकल साइज 0.5 से कम रहना चाहिए, ठीक है, 0.5 माइक्रोन पार्टिकल का साइज है, इससे कम रहना चाहिए। और 100 आपके अलाउ है यहाँ पे, ठीक है, 100 पार्टिकल्स। सेकंड वाले में भी 1000 अलाउड है, 10,000 इसमें और 1 लाख इसमें। और ऊपर से इसमें ये भी बताया गया है कि मान लीजिए आपके पास अगर कोई एरिया क्लासीफाई किया गया है, मान लीजिए 100 पार्टिकल्स का, ठीक है, तो उसका कितना रहना चाहिए पर क्यूबिक फीट। पर क्यूबिक फीट जो है उसमें आपके 0.5 माइक्रोन पार्टिकल से कम 100 ही रहने चाहिए। और उनका जो माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट है जो हमने पढ़ा था CFU पर ml, वो कितना रहना चाहिए, 1 से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से और ये पैटर्न्स आपके सामने है। मान लीजिए 1000 है आपका क्लासिफिकेशन एरिया, 1000 पार्टिकल के बेसिस पे है, तो पर क्यूबिक फीट 1000 पार्टिकल रहने चाहिए जिनका साइज 0.5 माइक्रोन से कम है। और उनका CFU अगर आप करेंगे तो 2 कॉलोनीज से ज़्यादा नहीं आना चाहिए उसमें, ठीक है, जब आप एयर मॉनिटरिंग करेंगे या एयर सैंपलिंग करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस मेंशन्ड बेसिक कंपोनेंट्स, अ क्लीन रूम आल्सो इंक्लूड। तो क्लीन रूम में और क्या क्या रहता है, यूवी रेडिएशन रहेंगे, एक एयर लॉक एंट्री पोर्टल्स रहेंगे, ठीक है, स्पेशल फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर इनकमिंग एयर रहेगा, स्टिकी मैट्स फॉर रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम शूज एंड पॉजिटिव रूम एयर प्रेशर फॉर कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ कंटामिनेंट फ्रॉम एडजेसेंट रूम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप कोई रूम है स्पेसिफिकली और आप अंदर जा रहे हैं तो एयर फ्लो आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, एयर फ्लो हमेशा आपका बाहर को रहेगा। क्योंकि चांसेस क्या है, मान लीजिए कोई इंसान किसी रूम में जा रहा है तो अपने साथ साथ वो एयर भी तो ले जाएगा उस रूम के अंदर, तो प्रेशर फ्लो आपका अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए, हवा का अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो उस तरीके से फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्राइल प्रोडक्ट्स अ सर्टेन क्लासिफिकेशन विद A to D ग्रेड कैरेक्टराइज्ड टू एक्टिविटी। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप स्ट्राइल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस वक्त एयर जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जो हवा की जो क्लीन रूम की क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू एयर साइज पार्टिकल, वो किस तरीके से है वो यहाँ पे इस टेबल में मेंशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास A ग्रेड की हवा है, B ग्रेड, C ग्रेड या फिर D ग्रेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें आप बात करें एट रेस्ट पोजीशन, जब आपका कुछ नहीं हो रहा है किसी प्लांट में या फिर किसी रूम में स्पेसिफिक, या फिर इन ऑपरेशन या कोई एक्टिविटी चल रही है। दो हिस्से हैं इसमें, एक में क्या है 0.5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज है, एक में 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज है। उसी तरीके से इसमें भी 0.5 माइक्रोमीटर साइज पार्टिकल का है और एक 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल का साइज है। तो उस तरीके से इसमें क्लासीफाई किया गया है कि इसमें इतने पार्टिकल रहने चाहिए 3500, इसमें B में 3500, इसमें आपके 3,05,000 के करीब पार्टिकल्स रहने चाहिए। तो हर एक में नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए हैं और उनके बाद उनका स्पेसिफिकली साइज बताया गया है कि मान लीजिए जब कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है किसी रूम में एट रेस्ट, तो उस वक्त 0.5 के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए और 5 माइक्रोन के कितने पार्टिकल होने चाहिए। उसी तरीके से जब ऑपरेशन चल रहा है किसी इंडस्ट्री में तो 0.5 के कितने पार्टिकल रहने चाहिए और 5 माइक्रोन के कितने पार्टिकल रहने चाहिए। इन ऑर्डर टू रीच द एयर ग्रेड्स B, C एंड D। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ग्रेड्स बनाए गए होंगे, आपको पता होगा कि ये एयर ग्रेड हैं B, C और D, ये इनके साइजेस मेंशन है
यहाँ पे कि कितने पार्टिकल होने चाहिए, उनकी बात हो रही है। द नंबर ऑफ एयर चेंजेस शुड बी रिलेटेड टू रूम साइज, तो रूम साइज के हिसाब से ही आप अपने ग्रेडिंग करेंगे, बी सी डी ए जो भी साइज है, ठीक है। एंड द इक्विपमेंट एंड द पर्सन इन द रूम, और इक्विपमेंट और पर्सन मतलब कि आपको पता होना चाहिए कितने इक्विपमेंट है और कितने पर्सन्स हैं और साइज क्या है आपके रूम का, उसके हिसाब से ये कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, ए बी सी डी। द एयर सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड विद हैपा फिल्टर्स फॉर ग्रेड ए बी सी, तो जो पोर्शंस या कैटेगरी बनी गई है ए बी सी जोन, उनमें हैपा फिल्टर्स होने चाहिए। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स ऑफ क्लीन अप, जब आपकी क्लीनिंग हो जाए 15 से 20 मिनट तक, एन अनमैन्ड स्टेट शुड बी रिसीव्ड, 15 से 20 मिनट जब आपकी सफाई हो जाए तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक एक रेस्टिंग स्टेज होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्री में। तो उसमें क्या रहता है कि कोई भी उस वक्त कोई उस रूम में ना चले, किसी प्रकार की एक्टिविटी ना करे। उसके बाद बात करते हैं अप्रोप्रिएट अलर्ट एंड एक्शन शुड बी फिक्स्ड फॉर द पर्टिकुलेट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिजल्ट, तो आपके पास एक अप्रोप्रिएट अलार्म सिस्टम होना चाहिए और लिमिट एक्शन प्लान्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि हमसे कोई गलती हो गई है, तो उसके लिए एक अलार्म अप्रोप्रिएट अलर्ट सिस्टम रहना चाहिए, ठीक है। और लिमिट्स रहनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए। लिमिट्स बोले तो मतलब कि अगर एयर की बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि लिमिट उसका साइज कितना रहना चाहिए जो हमारे को चाहिए उस एरिया में, ठीक है। अ करेक्टिव एक्शन प्लान इन द ऑपरेशन प्रोसीजर शुड बी टेकन इन केस ऑफ दिस लिमिट एक्सीड, और अगर आपको लगता है कि कोई आपने स्पेसिफिक चीज़ के लिए कोई लिमिट बनाई गई है, अगर वो पार कर जाए लिमिट, ठीक है, तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन प्लान हमेशा से तैयार होना चाहिए ताकि आप उस प्रॉब्लम को एकदम से काउंटर कर सकें, ठीक है। The need for the other parameters like temperature, relative humidity, etc. depend upon nature of product and manufacturing procedure, और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं जैसे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हो और आपके कौन से तरीके हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को करने के। दिस पैरामीटर्स डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद प्योरीफाइंग क्लासेस, तो इन पैरामीटर्स का ऐसा कोई आपस में रिलेशन नहीं है विद प्योरीफाइंग क्लासेस। उसके बाद बात करें द कंपोनेंट्स आफ्टर वॉशिंग शुड बी हैंडल्ड इन डी ग्रेड, उसके बाद बताया गया कि आप कौन कौन से ग्रेड में क्या क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए ग्रेड में आप एसेप्टिक प्रिपरेशन और फिलिंग करेंगे, मतलब कि ए ग्रेड में आपका स्पेशल हैपा फिल्टर लगा होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पे फिलिंग और एसेप्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं। सी ग्रेड की बात करें प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड। डी ग्रेड की बात करें तो हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट आफ्टर वॉशिंग, ठीक है। तो यही चीज़ें इसमें मेंशन है। द स्टेराइल स्टार्टिंग मटेरियल शुड बी हैंडल्ड इन ग्रेड ए एनवायरनमेंट विद ग्रेड बी बैकग्राउंड, ठीक है। तो उसका एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, ए ग्रेड होना चाहिए, ए ग्रेड होना चाहिए और बैकग्राउंड उसका रहेगा बी ग्रेड, ठीक है। किसके लिए, स्टेराइल प्रोडक्ट्स की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सी ग्रेड के बारे में बताया गया है और डी ग्रेड के बारे में आप सबको इस डायग्राम के ज़रिए समझाया गया है। आई होप आपको ये जो सेक्शंस हैं अलग अलग क्लीन सेक्शंस, क्लीन एरिया की क्लासिफिकेशन, ये समझ आई। थैंक यू सो मच।